अभी हम पार्ट 7 नेक्स्ट वर्क से शुरू करते हैं, जो कि अरहंत वर्क कहलाता है। तो एज अ नेम क्लियरली इंडिकेट्स, इस पार्ट में अरहंत के गुणों का ही बखान होगा ज्यादातर। तो हम वर्स 90 पे जाते हैं, जो कि इस सेक्शन का पहला वर्स है। यह है जीवक पण बत्थु। तो ये संदर्भ है जब देवदत्त ने शास्ता की जान लेने का इरादा कर लिया था। तो वो गिद्धकुट माउंटेन से उन्होंने एक बहुत बड़ी रॉक नीचे खिसका दी। शास्ता वाज पासिंग बाय, और ऑन द वे डाउन जो रॉक थी वो बहुत सारे पीसेस में टूट गई, as it collided with many other rocks and peaks on the way down. Eventually, one of the splinters, उसका एक टुकड़ा भगवान के अंगूठे पे जा लगा, पैर के अंगूठे पे, and blood flew out of the wound. खून निकल आया। तो वो जीवक के पास गए। उन्होंने, जीवक उनका पर्सनल फिजिशियन था इन सम सेंस, बेसिकली शायद संघ का फिजिशियन होगा, who tended to the wound and dressed it. उन्होंने उसका इलाज किया और ड्रेस किया उसको। And जीवक then took leave to attend to another patient. उनको किसी और पेशेंट को देखने जाना था शहर में, नगर में, but promised to return in the evening to open the dressing. ये बोला कि मैं शाम को आऊँगा और ड्रेसिंग को खोल दूँगा। However, by the time he was free, जब तक वो अपना काम करके खाली हुए, the city doors had closed and he could not come back. नगर के द्वार बंद हो चुके थे और वापस नहीं आ पाए। बट उनके मन में ये वरी थी कि शास्ता का वुंड कहीं खराब ना हो जाए, because unless it is undressed, it has that potential of going bad. In the meantime, Shasta realized that Jivak may be stuck due to the closing of the city doors and asked Anand to open the dressing. तो उन्होंने कहा कि शायद जीवक नहीं आ पाया दरवाजे बंद होने के कारण। तो अनंत को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो ड्रेसिंग को खोल दे, और जब खोला तो वुंड हैड ड्राइड अप एंड हील्ड अप। सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीवक आए, उन्होंने शास्ता से उनको पूछा कि आपको पेन या डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। तो शास्ता का आंसर था कि फ्रॉम द डे ऑफ बोधि गेन, जिस दिन से वो बोधि बने, ही नेवर फेल्ट डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन। उन्होंने कभी मन में दुख या शरीर में पेन बेशक हो, लेकिन डिस्कम्फर्ट और वगैरह फील नहीं किया। तो उसके साथ ही ये वर्ष उन्होंने बोला। कद्दिनो विशोकस्य विप्पमुत्तस्य सब्बधि सब्बकंठहीनस्य परिलाहो न विज्जति। तो मैंने अब मैंने थोड़ी सी फॉर्मेट अपनी चेंज कर दी है प्रेजेंटेशन की। दोनों ट्रांसलेशन आचार्य बुद्ध रक्षित और अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन मैंने साथ साथ यहाँ दे दी, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो अगर आप कुछ एनालिसिस करना चाहें। तो ABR आचार्य बुद्धि रक्षित की ट्रांसलेशन है, द फीवर ऑफ पैशन एग्जिस्ट नॉट फॉर हिम हु हैज कंप्लीटेड द जर्नी। जिसने ये रास्ता पूरा तय कर लिया है, उसके लिए कोई फीवर, पैशन का कोई फीवर नहीं रहता उसके मन में। Who is sorrowless and wholly set free and has broken all ties, जो कि बिल्कुल सारे बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं और without any sorrow, without any, कोई दुख नहीं है उनमें, किसी तरह का मन में, वो पूरी तरह से लिबरेटेड हो गए। अजान मुनिंदो का है, there is no tension for those who have completed their journey and have become free
from the distress of all binding ties. So roughly similar meaning है दोनों का. और I think lines sometimes I get juxtaposed translation में, but the first one more or less is a literal translation. If you provide for the juxtaposition of rows from, I think for poetic convenience they might have done. Otherwise it is more or less a literal translation. Ajahn Munindo, as Bhanteji was saying, probably gives a rendition based on his own sense of what he's got from the verse. Otherwise they are very similar. So I'll proceed further. इस वर्ष में शायद आजान मुनिंदो की भी इसमें कमेंट रिफ्लेक्शंस हैं, और उससे पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन कुछ बोल देता हूँ. तो मेरे दिमाग में ये आया कि भगवान ने सलत्ता सूता में, जो कि संयुक्त निकाय 36.6 है, दुख की एक बहुत अच्छी सिमिली दी है, जिसमें 2 एरोस की बात होती है. शायद हम सब जानते हैं इस सिमिली के बारे में. 2 एरोस हिटिंग द बॉडी इन द सेम स्पॉट. तो जो पहला एरो है उससे तो कुछ पेन होती ही है किसी तरह की, फिजिकल या मेंटल. दूसरा एरो है, इट डबल्स दैट पेन, और समटाइम्स उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है. इसमें फर्स्ट एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है पेन ऑफ अनप्लेजेंटनेस ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस, और एक फिजिकल पेन. कुछ भी हो सकता है, तो एक एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेट हो सकता है जिससे अनप्लेजेंटनेस आई हो, या कुछ पेनफुल फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस हो सकता है. That is the significance of the first arrow in this simile. And the second arrow represents the pain that we generate out of our habits of prapancha and cling. वो बेसिकली हमारे अपनी जनरेशन होता है. जो सेकंड एरो है वो हम खुद जनरेट करते हैं, अपनी माइंड में जनरेट करते हैं, प्रपंच थिंकिंग के द्वारा और ग्रास्पिंग और क्लिंगिंग के द्वारा. The first arrow may cause physical or mental pain through natural processes that may not be in our control. जो फर्स्ट एरो की तकलीफ है वो तो नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन जो सेकंड एरो है, that is something that is entirely avoidable. वो हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं through training of the mind by recognizing its arising. ये जो सेकंड एरो का arising की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑलमोस्ट हैबिचुअल हो जाता है, बिकॉज हम कभी इसके बारे में ना उसको ठीक से देखते हैं और ना सोचते हैं उसके बारे में. डिल्यूशन में, मोह में अपने आप ये रिएक्शन हो जाता है. क्योंकि हम वो कोशिश नहीं करते, इसकी जो ग्रोथ है, जो प्रपंच पैदा होता है, उसका वो स्टॉप नहीं होता. क्योंकि अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो प्रपंच बढ़ेगा, अगर रेजिस्ट नहीं करेंगे तो प्रपंच नहीं बढ़ेगा. ये तो I think we all understand that by now. Bhagavan explains that for a noble person, the feeling of pleasure and pain occurs, but it is just disjoined from him. That's a very interesting translation of this kind of idea that pleasure and pain होती है, पर वो एक शायद instant के लिए होती है. It is disjoined in that sense. It is seen and dropped right there before it can grow into tanha. So the arhat may suffer the physical pain तो हो सकती है, but he never allows it to grow manifold through grasping. तो basically वो second arrow का काम नहीं करने देती. He has developed letting go to a degree that the second arrow is arrested even as it approaches him. तो जैसे वो second arrow की जरा सा भी पास होने लगती है, तो उसी वक्त वो अरेस्ट हो जाता है. So that's the kind of perhaps thought that occurred to me after reading this story, reading Bhagavan's experience on this. So if you have any comments on this, we can discuss. Otherwise, I think let me go to Ajahn Munindo's reflections. Then we can discuss after that.
उन्होंने 2 reflections I could find. I think I'll take one of them only because सेंस दोनों की करीब सिमिलर ही है. तो वो कहते हैं कि whatever is happening around us, let's not forget the more important journey. That the more important journey is that which leads to freedom from all distress. जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस हो, हमारे साथ या हमारे अराउंड, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जर्नी का उद्देश्य क्या है. वो है फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिस्ट्रेस. We might be feeling distressed over what we see or hear on the outside. हमें जो बाहर से इनपुट्स आ रही हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे कभी कभी डिस्ट्रेस जरूर होती है. But the greater distress is that which we feel in our hearts. और ये सेकेंड एरो जैसे मैं कह रहा था, वो इस प्रकार होती है, वो हम अपनी खुद जनरेट करते हैं. Materialistic cultures are mostly unaware of the spiritual journey and mostly invest in acquiring more things and more experiences. तो ये सब हमें इसकी जानकारी है कि आजकल का जो मटेरियलिस्टिक कल्चर है उसमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी के बारे में कम और भौतिक जर्नी के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है. The Buddha wants us to invest in training our attention so we can learn to recognize the true causes of stress and acquire the skill of letting go. Basically ये ट्रेनिंग है, हमारी अटेंशन प्रॉपरली ट्रेन होनी चाहिए ताकि जैसे ही कुछ मन में कुछ पहुंचे फीलिंग की कुछ डिस्ट्रेस का क्रिएशन हम करने वाले हैं, उससे पहले हम उसको या उसके साथ साथ उसको एकदम लेटिंग हो जाए उसके. So that perhaps will correspond to the state of nibbida that in a different way, of course, Professor there has been emphasizing. So there is a second reflection. You can probably just look at it. In the meantime, if you have any comments, if you want me to read the second reflection, I can do so. मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि जी सबसे जो पहला शब्द इसमें है ना, गतत दिनो. जी जी. तो गतत दिनो का मतलब है कि जिसने वो मार्ग तय कर लिया. हाँ, जिसने मार्ग तय कर लिया, वो मार्ग जिसने तय कर लिया तभी वो सब कुछ होगा. जी, ये उसी की बात हो रही है, अरहंत की बात हो रही है. हाँ, वही दूसरे ट्रांसलेशन में बड़ा अच्छा, we have a journey to take and there is a path. This is the right. हम तो जर्नी में ही है ना, हम लोग तो जर्नी में ही हमने रिपीट नहीं किया. journey to take and there is a path. वाह, दूसरा भी पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा है. ठीक है. So we have a journey to take and there is a path. The goal is freedom from the experience of being bound by our habits. So हमें मालूम है कि हम एक जर्नी पे निकले हैं इस पाथ पे चलते हुए, और गोल भी क्लियर है कि जो हमारी हैबिचुअल हैबिट्स हैं उनसे जो दुख होता है उनसे फ्रीडम चाहिए. If we try too hard, grasping at an idea of the goal, attempting to bypass the reality of this moment, we generate stress. ये सारे सेकंड रो के काम है. अगर हम बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं या गलत प्रयत्न करते हैं तो ग्रास्पिंग शिफ्ट हो जाती है. उस इवेंट को लेकर ग्रास्पिंग करने के बजाय हमारा गोल की तरफ ग्रास्पिंग हो जाती है. वो भी एक हेल्दी चीज नहीं है, क्योंकि फिर उसको कहते हैं हम रियलिटी, जो इस वक्त रियलिटी है उसको हम बाईपास कर रहे हैं, एंड इन द प्रोसेस वी जनरेट अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेस. If we don't try at all but constantly lose ourselves in some stimulus again and again, we generate more stress. दोनों ही तरीकों से स्ट्रेस ही जनरेट होगी. सो बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. To know the right amount of effort requires skill, and it is a skill that we can develop. So बैलेंस की बात
रही है और उसके लिए स्किल चाहिए. We lose balance, but instead of habitually judging ourselves, this is typically what happens. When you lose balance, you start finding people to blame or yourself to blame. We get interested in what it is we are doing that is creating the problem. तो हमारा फोकस तब ये हो जाना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. Practicing with the right amount of effort gives the optimal chance of completing the journey. तो right effort की बात उन्होंने इस context में बताई, इस संदर्भ में. अगर हम वो कोशिश करते रहेंगे तो जरूर जर्नी के एंड तक पहुंचेंगे. बहुत अच्छा लिखते हैं हिंदी में. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इनफैक्ट इसकी जो ब्यूटी इसके वर्स की है ना सर, ये जो पाली में लिखा गया है वो इतना खूबसूरत है जी जी. और इतना मतलब इट इज कंप्लीट. इसमें पूरा ज्ञान लिखा हुआ है. बिल्कुल. ऑलमोस्ट हर एक वर्ष में ऐसे लगता है. इसी एक पद को यदि हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो बहुत जबरदस्त है ये पद. जी. मेरे पास इसका एक पोएटिक हिंदी ट्रांसलेशन है, इफ यू परमिट, कैन आई? ऑफ कोर्स, दैट्स ग्रेट. तो इसका है कि गत दिनों जैसे है वो है कि मार्ग जिसने कंप्लीट कर लिया है जी. तो और कैसा कंप्लीट किया है कि उसमें कुछ वो बिल्कुल उसमें उसको कोई दुख नहीं है और वो विमुक्त हो गया है. मतलब सब तरह से विमुक्त हो गया है और उसकी सारी फेटर्स जो हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो सब की सब वो खुल गई हैं और उसे कोई कष्ट नहीं है. तो मार्ग लिया नहीं शोक रत, हुआ विमुक्त सिहाय, प्रहीण वही सब ग्रंथियां, ताही ना कष्ट सता. बहुत खूब. आपकी रेंडिशन है? नहीं, I have a book, you know. It has been अच्छा. translated by one Mr. Dr. Mahipal Singh है, उनकी translation. But I have been reading it quite frequently, तो मुझे इनका अच्छा लगा ये translation. तो क्योंकि हिंदी में है तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है. ये पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है ये बुक? हाँ बिल्कुल. Is it freely shareable or? या मतलब मैं सॉफ्ट कॉपी है कि नहीं वो मैं देखूंगा इसका, बट डेफिनेटली I'll pass on to you इसको. Otherwise, if you send us a reference, we will try to sure. because it sounds very good what you are read. जी. You know, पाली और हिंदी में पढ़ने से अपना ही एक मजा. बिल्कुल. मैं तो कायल हूँ इस चीज का. जी. I धन्यवाद. think आगे बढ़े. maybe the only caution there is that, for example, राजेंद्र जी ने जो पढ़ा उसमें कष्ट से किस चीज का तात्पर्य है, we should be careful and clear. Similarly, जो बैकग्राउंड स्टोरी है सुरेंद्र जी, उसकी जो लैंग्वेजिंग है, अगेन आई थिंक वी शुड बी रियली केयरफुल कि उसमें जो सो फॉर एग्जाम्पल he never felt, last line देखिए, he never felt दुख, discomfort or pain, है ना. So as long as we understand कि ये दूसरे एरो की बात हो रही है तब तक ठीक है. But for instance, इसमें पॉसिबिलिटी है. ये एक्चुअली मेरी शॉर्टकमिंग है, मैं उसको ठीक से लिख नहीं पाया, शायद मेरी शॉर्टकमिंग है. आई एग्री विद यू एंटायरली. नहीं, एक तो ये है कि आपने उसको कैसे लिखा है, बट एक ये है कि हमारी, क्योंकि एक संज्ञा है, and we have the need, like I have been now talking for the last 3-4 days, of projecting perfection upon, you know, others or upon monks or upon arhants, etc. Therefore, even more, and if we recognize कि भाई मेरी एक tendency है कि I need to see somebody or some person in a certain way, to be very careful that doctrinally ये केवल दूसरे एरो की बात हो रही है.
और जी, क्योंकि पॉपुलर भाषा में हम पेन से हमारा मतलब एक्चुअली फर्स्ट एरो का होता है अक्सर. जी, इनफैक्ट ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें वी हैव टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि इट रियली रेफर्स टू फिजिकल करेक्ट. इंजरी, है ना. तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मैजिकली वो वूंड ठीक हो गया और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. It's बिल्कुल basically not troubling or bothering him. That's the issue. Similarly with mental pain. And so I think it's a very subtle example for us to be very careful about actually. थैंक यू भट्टे जी फॉर जी एक सबमिशन था कि जैसे आपने अभी बताया, देयर आर स्टोरीज की जहाँ पे जब वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनको फिजिकल पेन भी महसूस होता नहीं है, ऐसा मैंने स्टोरीज में पढ़ा है. उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल होगा. कुछ अपने ध्यान से उसको कुछ कम तो किया जा सकता है माइंड में, पर पेन ना हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इमेजिन करना मेरे लिए. I have read that you can be they very reach that level. there can be a great equanimity even in the presence of pain, but pain to pain है, body to body, I don't know. योगी, I think योगा में शायद ऐसी कहानियां जरूर हैं जो क्लासिकल योगा है. But difficult for me to imagine or comment on this. I remember a Swami who had to be operated upon and he refused to have anesthesia. हाँ, ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं कभी-कभी. Yeah, so again I think to distinguish कि एक कंडीशनड तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसी चौथी ध्यान की डिस्क्रिप्शन है, अगर हम सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ें, किसी न किसी ध्यान में ऐसा होता है दैट यू बिकम डिस्कनेक्टेड विद द बॉडी, है ना. लेकिन वो एक कंडीशन स्थिति है. इट इज द सेम एज एनेस्थीसिया, है ना. एनेस्थीसिया में इज आल्सो अ कंडीशनड सिचुएशन वेयर यू कैन become disconnected with the physical impulses. So we have to be careful and be very clear what is the Buddha teaching us. Is he teaching us anesthetizing ourselves? Is he teaching us कि जो प्राकृतिक सामान्य शारीरिक और मानसिक अनप्लेजेंटनेस है उससे बचें, या इज ही टीचिंग अस कि अगर फीलिंग्स वेदना के स्तर पे भी अनप्लेजेंटनेस है तो भी उसको तन्हा पे जाने से हम बच सकते हैं, रोक सकते हैं विद्या के माध्यम से, और अनप्लेजेंट फीलिंग को भी हम संज्ञा को शिफ्ट करके उसकी भी अनप्लेजेंटनेस हम कम कर सकते हैं. सो वी शुड रियली हैव दैट क्लैरिटी वर्सेस even fall into the trap of needing to sort of, I would say, romanticize what happens with, let's say, psychic powers or jhan vagera vagera. That clarity, I would say, for especially those of us who've been meeting for a long time, is very critical. So I'd really request that we all challenge ourselves and really develop that clarity कि exactly क्या बात हो रही है. So what is a yogi doing really? What is doing, whatever he may be doing, है ना, is in a sense a conditioned situation. जैसा मैंने कहा, like an anesthetic. वो परिस्थितियां बदलेंगी तो वो स्थिति वापस आ जाएगी. यहाँ पे ये बात हो रही है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो, ये संभव है कि सेकंड एरो ना लगे. वो सेकंड एरो जो परिस्थितियों पे निर्भर नहीं है. That's the Buddha's promise. That's the Buddha's greatness, different from others or other things. Well said. Thank you, Bhante. Thank you very much. तो अगले पद पर चले. हाँ, भी तो थोड़ा समय है, चल सकते हैं. Unless there are some more inputs or comments on the previous one. Okay.
तो वर्स 91 इज महाकश्यप हेरवर्थु। तो इसका संदर्भ ये है कि एक बार वासा रिट्रीट हो रही थी राजगृह में, तो जब खत्म होने वाली थी 2 सप्ताह पूर्व शास्त्रा ने भिक्खुस को आदेश दिया कि हम सब राजगृह से कूच कर जाएंगे, डिपार्ट करेंगे। तो सब भिक्खुओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, इंक्लूडिंग महाकश्यप, अवेंद्रेबल महाकश्यप ने। तो जो भी उनको तैयारी के लिए काम करने होते हैं बिहार में और अदरवाइज, अपनी पर्सनल तैयारी वो सब शुरू कर दी, अपने चीवर वगैरह धोने और अरेंजिंग को, जो भी स्मॉल फ्यू पोजीशंस है उनको संभालने में। और महाकश्यप राजगृह में बहुत ज़्यादा वेनरेट होते थे, लोग उनका बहुत आदर करते थे, इसलिए सम ऑफ द भिक्खुस वंडर्ड वेदर ही वुड रियली लीव। वो उनका विचार था कि वो शायद छोड़ेंगे नहीं, ये सब शायद इम्प्लिसिटली ये कहने का भाव है कि वो ये तैयारियां प्रिटेंशंस कर रहे हैं, उनका एक्चुअल मकसद नहीं है छोड़ने का। As they were about to leave, Shastra reasoned that it would be unwise to make the vihara empty of bhikkhus. शास्त्रा ने फिर सोचा कि ये तो ठीक नहीं होगा कि हम सब चले जाएंगे और विहार बिल्कुल खाली हो जाएगा, कोई भी भिक्खु नहीं होगा। तो उन्होंने because that would deprive the local upasaks from earning merits, और अगर कोई नया उपासक है तो उनको जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है वो नहीं मिलेगी उनको। तो he asked a few bhikkhus and Mahakashyap to stay back in the vihar. तो उन्होंने महाकश्यप और कुछ भिक्खु से रिक्वेस्ट की कि आप यही रहिए। अब जो भिक्खुस थे जो इस बारे में पहले बातें कर रहे थे, they started to say, we told you so. Mahakashyap was only pretending to prepare to leave, he never meant to. So that's the kind of. So one thing that occurs to me after reading this kind of thing is that there were perhaps rascals amongst bhikkhus also even during Buddha's time. My apologies for this comment though. ऐसे मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। On hearing about this, Shastra explained to them that Mahakashyap had no attachment to the vihar or the place and had agreed to stay on his request. जब शास्त्रा को इस बात का पता लगा, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि महाकश्यप का कोई विचार नहीं था यहाँ रुकने का, कोई अटैचमेंट नहीं थी उनको इस बिहार से या इस जगह से, तो मेरे रिक्वेस्ट पे वो रुके। Mahakashyap had even in an earlier birth started his sadhana with the intention that he should be able to be present for every family. ये उनकी एक पुराना अधिष्ठान रहा है कि वो हर एक के लिए कुछ न कुछ कर पाए। Such a being cannot be attached to anything. Such a person, just as swans do not like to stay in dirty village ponds and after having lived in clear lakes, Arhants have no attachment to the material world or any other world. So I must also again make it clear, as Bhanteji pointed out in the previous that some of the language is mine, because the stories that I'm reading are in Hindi, and sometimes I'm not translating them, I'm independently recounting the stories in English. So some of the words may not be most appropriate in the context. My apologies for that if that happens. So here is a verse. Uyanchanti sati manto nanikete ramantike hansava pallang hitva okamokam jahantike. तो ABR की translation है, the mindful ones exert themselves, they are not attached to any home, like swans that abandon the lake, they leave home after home behind. और अजान मुनिंदो की है, alert to the needs of the journey, those on the path of awareness, like swans, glide on, leaving behind their former resting places. So these are the translations. You can examine them for a minute before we move forward.
I'm not going through a word-by-word translation for two reasons. My own Pali is quite weak, and I have to look at the meaning of each word carefully before I can. तो उसमें बहुत मेहनत है, हर एक वर्ड की मीनिंग देख के उसको लिखो, वो सब मैंने नहीं किया, पर कुछ बीच बीच में देख लेता हूँ so that it makes sense to me. Okay, we'll proceed further. तो इसकी में दो रिफ्लेक्शन दिया अजान मुनिंदो ने, तो पहले मैं अपनी रिफ्लेक्शन पढ़ लेता हूँ. Having tasted complete liberation of the heart, will anything else ever do? और किसी चीज की कोई आवश्यकता रह जाती है क्या? Will worldly attraction ever snare the enlightened ones? उनके लिए कोई भी attraction नहीं होगी worldly चीजों में. So the message is clear here. It's not possible. I think this is what the verse is trying to tell us, and also the story. Those who have established themselves in Sati Sampajanya, awakened awareness, they cannot be interested in anything other than sadhana, dhyan, vipassana, etc. उनका पूरा फोकस अपने प्रैक्टिस पर ही रहेगा. The joy of abiding in this state far exceeds the pleasures of the world, and clinging to anything is beyond the realm of possibility for them. So I think इन्हीं चीजों में ही उनको केवल सार नजर आता है, बाकी किसी चीज में कोई सार नहीं. The liberated heart is spacious and unbounded and clearly sees itself as being Dhamma, with no preference or resistance for any experience that may come their way. तो जैसे कि कहा जाता है, वो उनका जो हार्ट है एक बहुत विशाल दिल होता है, उनका विशाल मन होता है, अनबाउंडेड, और वो एक तरह से धम्म के साथ मर्ज हो जाते हैं. दे बिकम धम्मा, सो टू से. और किसी भी एक्सपीरियंस के लिए ना तो रेजिस्टेंस होता है, ना कोई प्रेफरेंस होती है. Such is the nature of a truly enlightened being. It is truly worthy goal to have. Truly worthy goal to have. So these are my thoughts that came after looking at this verse. अजन मुनिंदो कहते हैं, it is time to move on. शायद वो स्टोरी से कुछ रेफरेंस लिया होगा उन्होंने. We might know this on one level, yet another part of us holds back. कि कभी-कभी हम शायद वो अब अरहंत की बात नहीं कर रहे, हम लोगों की ऑर्डिनरी लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अटैचमेंट तो हो ही जाती है, और we want to hold back for those attachments. If we attempt to let go because we think we should, instead of discovering renewed inspiration, there will be resistance. So that's a typical response. कि ऊपर से तो हम कहते हैं कि let go किया जाए, लेकिन अंदर से resistance होता है. But encountering disappointment is okay too, if you are alert to our heart's true needs. लेकिन as long as ये सब होते वक्त हमें मालूम है कि हमारी true needs क्या है, हमारे मन की true needs क्या है, that's fine. Then we can easily get back to reset ourselves. Our deepest need is to be free from ignorance. और ये हमारी सबसे deep need है कि किस प्रकार ignorance से ऊपर उठा जाए. There is no place we can truly settle until we have fully realized who and what we are. कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पे हम fully settled feel करें, unless we have realized this goal of being ourselves, heart's true needs. This path of awareness has the power to transform absolutely everything into understanding. तो सब चीजें फिर बहुत क्लियर हो जाती हैं मन में, किसी चीज में कोई डाउट नहीं रहता. Swans glide on, no resistance. Beautifully said in the last line particularly. So again, I will leave it to you to decide whether I should read the second reflection or just discuss this. Of course, it is in front of you.
You can read it. I think on second thoughts, I will read it. Please seek your indulgence for this hesitation. Letting go is not always easy. But if the Buddha had not learned how to relinquish all habits of clinging, we won't have a path of practice today. Through his ardent effort and eventual enlightenment, the teacher showed us that it can be done. When we start out in practice, we might feel daunted by the task of taming this monkey mind. It runs around endlessly, refusing to settle. तो हम सबका एक्सपीरियंस है यार कि हालांकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि लेटिंग गो अपने आप होती रहे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है. तो ये जो मंकी माइंड है, इसको टेम करना बहुत मुश्किल है. When we first learned to swim or attempted to speak a foreign language, the task perhaps seemed equally daunting. तो एक सिमिली दी हुई है यहाँ. कोई भी काम जब शुरू में तो हमें दिक्कत आएगी किसी काम को सीखने में, किसी भी बात को सीखने में. The Buddha wasn't born enlightened. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने. It was through his persistent devotion to practice that he realized the freedom from attachments. तो ये भी काफी क्लियर है कि उन्होंने कितनी साधना की ताकि वो इस स्टेज पर पहुंच सके. His many years of teaching were aimed at inspiring us in our work. उनका जीवन हमारे सामने एक इंस्पिरेशन. Both reflections are beautifully done. So I think this. If there are any comments or thoughts that come to your mind, please share. So Surenji, thanks for that. शुरू में जो आपने वो बात कही ना, that there'll be all sorts of monks. I'm grateful to you because बात बिल्कुल सही है और ये कहानी उसको अच्छी तरह से दर्शाती है. प्लस जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है, अगर आप जो विनय पिटक है उसको पढ़ें तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पर कि जो कि हम एक सामान्य रूप से inappropriate या poor behavior कहते हैं, that's very much there in monastics. और it's pretty obvious कि वो होगा ऐसा ही if you consider कि जो monastics हैं वो ultimately उसी pool of population people उन्हीं में से निकल के आ रहे हैं. और जैसा कि हमारे कुछ टीचर्स हमें कहते हैं कि केवल कपड़े बदल लेने से कुछ एक्चुअली बदल नहीं जाता, द माइंड रिमेन्स द सेम. सो ऑफ कोर्स ओवर टाइम अगर हम ठीक से प्रैक्टिस करते हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या कपड़े हमने पहने, द माइंड कैन चेंज एंड इवॉल्व, है ना. सो दैट्स वेरी ट्रू. और जस्ट एज अ डाइग्रेशन, अब ये जो मैं कह रहा हूँ वो इस वर्स पे इतना नहीं है, बट वो जो आपने शब्द रास्कलियन यूज किया, इट्स एक्चुअली वेरी इंस्ट्रक्टिव. क्योंकि जो मिस्टिकल लिटरेचर है, थेरावाद नहीं बट जनरली जो मिस्टिकल लिटरेचर है उसमें एक्चुअली एक लाइन कहीं आती है, एंड आई विल ट्राई एंड पुल इट आउट, कि जो असल में बहुत skillful टीचर है, वन ऑफ द क्वालिटीज ही और शी विल हैव इज अ क्वालिटी ऑफ रास्कलियननेस. अब सामान्य रूप से ऐसा कहना बहुत अजीब लगता है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी केयरफुल कि मैं ये कैसे और कहाँ और किस ऑडियंस में कहता हूँ, बट हम लोग एक इंटीमेट ग्रुप हैं तो शायद ये मैं शेयर कर सकता हूँ. और हम ध्यान से देखें तो हालांकि जो पाली सूत्र हैं वो ज्यादा एक तरीके से कंजर्वेटिव हैं, बट जैसे हमारे जो कुछ टीचर्स हुए, जैसे अजान चाह भी हमने उनकी कहानियां पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर उनके जो तरीके हैं बहुत अनकन्वेंशनल हैं, है ना, बॉर्डरिंग ऑलमोस्ट ऑन. कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेंगे, अरे यार ये क्या कर रहा है या ये क्या कह रहे हैं, some of that sort of stuff. Stillness flowing में उसके examples भी हैं थोड़े से. Exactly, है ना. इसी तरीके से हम जो relatively more recent
वज्रयान टीचर्स हुए हैं 14th 15th सेंचुरीज के, अगर आप देखें उनकी जो तरीके हैं, कहानियां हैं, they really seem very odd. So again I think जो सेम चीज है जो पिछले कुछ दिनों से बार बार ये थीम उठ के आ रहा है कि जो एक एक्सटर्नल बिहेवियर होता है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल संभावना है कि वो डिफाइलमेंट और टेंडेंसीज से प्रेरित हो, पर ये जरूरी नहीं है। तो अगर मेरी ये जरूरत है कि मैं एक मंक को या एक टीचर को या जिसको भी मैं वेनरेट करता हूँ उसको एक छवि में देखूं, है ना, उसको एक परफेक्ट वेल बिहेव्ड पर्सन की छवि में देखूं, या जैसे कि मैं कभी कभी कहता हूँ गुड बॉय की छवि में देखूं या गुड गर्ल की छवि में देखूं, तो आई कैन बी लिटिल बिट अवेयर ऑफ दैट एंड टू बी ऑल्सो अवेयर कि हमेशा जरूरी नहीं है। एक्सटर्नल बिहेवियर और जो चित्त की चेतना है ये दो अलग चीजें हैं, ये संबंधित हो सकती हैं, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। So it's a digression, but I thought again I'll just outline that and underline that. Thanks. As always, thank you very much, Bhante-ji, for bringing this out, and my apologies for using that word. Thank you very much. So I think, Poonam-ji, we can move on with Bhante-ji's permission. धन्यवाद सुरेंद्र प्रसाद जी। So Poonam, 6:20 है, maybe आज हम we can just sit through till 7, है ना, और आप सीधी उसको closing bell अगर आप करते हैं then maybe that's not a bad idea, because आज का again फिर से बहुत rich वो रहा है, और मेरा रिक्वेस्ट हम सबसे ये है इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हम कोशिश करें उस रिचनेस को बिल्ड करने की इस शांत समय में, और अगर हम अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, ये जो अलग अलग चीजें उठी हैं, खास करके मेरा इनकरेजमेंट है कि अगर ये सारी चर्चा जो हुई पिछले अभी कितना समय हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, अगर इसमें कुछ ऐसा आया है दैट आई फील रेजिस्टेंस टुवर्ड्स, दैट्स ग्रेट, दैट्स द अपॉर्चुनिटी, that let's investigate that resistance, what is it towards, especially try to identify the sanya around it, उसमें क्या ऐसा, वहां पे क्या कहा गया है जो मेरे कानों पे पड़ा जिसने उस फीलिंग को अनप्लेजेंट बनाया, स्पेशली माय सन्या। तो मैं अपने सन्या से अगर दोस्ती करूंगा, अगर मुझे फेमिलियरिटी बनेगी, then I'm really doing the work that I need to do. Especially with resistance, it becomes even more stark, है ना? So that's how I'd encourage it. That's how I'm going to apply myself. Thank you. Yeah. So we will sit till 6:58. Thank you. बंते जी, जी सोनल जी। आई थिंक राजेंद्र जी ने कल जो क्वेश्चन पूछा था प्रत्यय का जो था वो भी सोनल प्लीज, अगर आपके पास जवाब है तो प्लीज शेयर इट। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। प्रत्यय एज जो शाब्दिक अर्थ इसका था कि इट्स कॉज बेसिकली, और जिसके वजह से एसपी जी आप कुछ कह रहे हैं, आप म्यूट में हैं। कह रहा था आपका वॉल्यूम थोड़ा ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी बेटर है? इज इट बेटर नाउ? जी, आई कैन हियर नाउ। आई थिंक इट इज बेटर। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ कॉज से है, मतलब और उसमें डायरेक्ट कॉज के बजाय जो इनडायरेक्ट कॉज है, जैसे उसमें एग्जांपल दिया गया किसी प्लांट के लिए, प्लांट का बनने के लिए सीड इज द डायरेक्ट कॉज, whereas the watering, the sunshine and other factors are मतलब प्रत्यय है उसके, एट्रीब्यूटनल कॉज जिसे कह सकते हैं। तो प्रत्यय इज कॉज, उसको सर्टन 4 भागों में उसको बांटा गया है।
if further if we see हेतु प्रत्यय जो कि डायरेक्ट कॉज बोल सकते हैं हेतु प्रत्यय, और इमीडिएट प्रीसीडिंग कॉज बोल सकते हैं, समानांतर प्रत्यय जो कहते हैं, जो इमीडिएट प्रीसीडिंग कॉज है। जैसे एक सेकेंड, जैसे दो डिसअपियरेंस ऑफ द मेंटल एक्टिविटी, द प्रेजेंट मेंटल एक्टिविटी का डिसअपियरेंस इस मूवमेंट का वो नेक्स्ट मेंटल एक्टिविटी का कॉज होता है, इस तरीका का। और आलंबन प्रत्यय ऑब्जेक्ट एज अ कॉज बताया गया है, और अधिपति प्रत्यय विच रिफर्स टू द ऑल कॉज, मतलब जो चार हमने अभी डिस्कस की उसके अलावा जो है उनको अधिपति, जो कि ज्यादा प्रिडोमिनेंट और जो प्रॉपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रिडोमिनेंट वाला जो कॉज है, इस तरह का चार ये बताया गया है उसमें। तो बेसिकली दैट्स द कॉज। मेरा एक सजेशन है कि ये जो अभी सोनल में हमने बताया, हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिनों में वंस सुरेंद्र जी जो धम्मपद हम कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी ब्रेक हमें कभी मिलती है, तो ये जो अभिधम्म की थोड़ी सी भूमिका अगर हम लोग स्टडी कर लें तो एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो थेरावाद ट्रेडिशन है उसका एक अभिन्न अंग है अभिधम्म, और मेरे ख्याल से हम सभी की उसमें जो बैकग्राउंड है, कम से कम मेरी बैकग्राउंड उसमें बहुत ही पुअर है। और क्योंकि खास करके हमारी चैंटिंग बुक में ये संस्करण आता है, सो ऑफ कोर्स थैंक यू सोनल फॉर शेयरिंग दिस, बट ऑब्वियसली इसके पीछे काफी और है बैकग्राउंड। सो मे बी सुरेंद्र जी, व्हाट आई रिक्वेस्ट इज कि अगर नॉट इमीडिएटली बट एट सम पॉइंट अगर हम में से कुछ लोग वॉलंटियर करते हैं तो थोड़ी सी हम इसकी भी एक बैकग्राउंड और इसका जो ये जो मात्रिकाज हैं सारी, इनका ओरिजिन क्या है और इसके पीछे डॉक्ट्रिनल समझ क्या है, इट माइट बी एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, एटलीस्ट माई सेल्फ, अभिधम्म की वी कंसिडर इट समथिंग फार अवे आउट देयर जिससे हम अभी बच सकते हैं, बट मे बी इट्स worth already considering it a little bit. So at some point I'd request that we can if someone's willing, or if you can yourself buckle down and kind of figure it out and then help us understand, because that's your great skill that we are all benefiting from. So Mute है आप सुरेंद्र सर जी। Bhante ji, thank you.